Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये हाफ लाइफ, ये देखने में बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है। लाइफ मीन एजिंग प्रोसेस और हाफ मीन के हाफ ऑफ एजिंग प्रोसेस। तो इससे मुराद क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, तो इसको देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट, यूनिवर्स को बने हुए कमोबेश 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और फिर हमारा मदर प्लैनेट अर्थ भी शामिल है। तो अर्थ जब वजूद में आई आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसको दिए गए। यूनिवर्स में बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन पे भी वो एलिमेंट कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं अदर प्लैनेट पे जिनका हिस्सा जिनका ताल्लुक जो है वो अर्थ के साथ नहीं है। लेकिन अर्थ क्रस्ट पे जो एलिमेंट पाए गए, जिनमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, हाइड्रोजन, कार्बन, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर। तो हर एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट लें, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और लास्ट एलिमेंट जो अब तक रिसेंटली डिस्कवर्ड हो चुका है, कमोबेश 125 to 130 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो इस एलिमेंट को अगर पीरियोडिक टेबल की लिस्ट में हम लोग देखते हैं, तो कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबल हैं और कुछ के न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं। जैसा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मास नंबर ऑफ द एलिमेंट के साथ प्लाट किया जाए, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हाइड्रोजन से स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, और अप टू आयरन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पोजेस कर रही है, यानी इसकी पीक वैल्यू है। यानी आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। अब आयरन के बाद मास नंबर जिसका 56 है, हम 56 मास नंबर से आगे एक्सीड करते हैं अप टू 200, ग्रेटर देन 200, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और वो एलिमेंट जिनका मास नंबर 200 या 200 से ग्रेटर है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिक्रीज़ होना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि इन एलिमेंट के न्यूक्लियाई मोस्टली अनस्टेबल हैं। उस न्यूक्लियस में डिफॉर्मेशन आने के चांसेस है और न्यूक्लियस डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियस डिके होता है और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन अल्फा, बीटा और गैमा रेज एमिट करता है, तो न्यूक्लियंस की तादाद कम होना स्टार्ट हो जाती है। और न्यूक्लियन कम होते होते जब तक कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल स्टेट में नहीं आ जाता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज ही रहती है, और ये रेडियो एक्टिविटी और एमिशन ऑफ रेडिएशन का प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। लेकिन हमें इल्म है कि कोई भी न्यूक्लियाई 100% परमानेंट डिके नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब कितने टाइम के बाद स्टेबिलिटी गेन करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी एक एलिमेंट वजूद में आया, हर चीज़ का स्टूडेंट याद रख लें एक लाइफ साइकिल है, एक एजिंग प्रोसेस है। जिस तरह ह्यूमन लाइफ है, इसका बर्थ, इसकी बर्थ और फिर इसका ट्रांसफॉर्म हो जाना, मुंतकिल हो जाना, मौत का आ जाना। इसी तरह अगर आप कोई एनिमल्स लेते हैं तो एनिमल्स की बर्थ और डेथ के दरमियान एक इंटरवल है। कोई प्लांट्स लेते हैं तो कोई भी स्पीशीज़ है प्लांट की, कोई भी प्लांट है तो उसका ग्रो करना, उसकी बर्थ और उसका डिके होना एक इंटरवल है। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के न्यूक्लियाई का भी डिके होने का एक इंटरवल है। किसी पार्टिकुलर न्यूक्लियस का डिके होना, ये तो एक इंडिविजुअल डिसइंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, ये तो रैंडम है। हमें नहीं इल्म के एक सैंपल के अंदर एक न्यूक्लियाई है, लेट्स सपोज ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियाई की तादाद 24 ली हुई है, यानी एट t = 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n0 = 24। अगर ये वाला न्यूक्लियाई में टिक करता हूँ, ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो अब मुझे ये नहीं इल्म है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद इसकी राइट, इसकी लेफ्ट, टॉप और बॉटम पे जो न्यूक्लियाई है वो डिके होगा, और कितने न्यूक्लियाई ने डिके होना है ये भी इल्म नहीं है मुझे। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिसइंटीग्रेशन जो है वो रैंडम है। लेकिन ये मैंने स्टॉप पे लिखा है कि इंडिविजुअल डिसइंटीग्रेशन आर रैंडम,
but the probability of decay for nuclei in a given sample has fixed value which is characteristic of that material. यानी इंडिविजुअल डिसइंटीग्रेशन ये एक रैंडम प्रोसेस है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का कोई सैंपल ले लें और उस सैंपल के अंदर न्यूक्लियाई की तादाद को काउंट कर लिया जाए कि उसमें ओरिजिनल एटम्स 24 हैं या 24,000 हैं या 24 लाख हैं, वटेवर हमने 24 लिए हैं, तो इस सैंपल के अंदर हम उसका एजिंग प्रोसेस बता सकते हैं, इसको डिटरमिन कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक इस सैंपल में मौजूद एटम की तादाद अपनी प्रेजेंट वैल्यू के 50% रिड्यूस्ड होके नहीं रह जाती। यानी जब 50% न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो जाती हैं और 50% अनडिके रहते हैं, तो इस इंटरवल को या इस लाइफ टाइम को हमने नाम दिया है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो हाफ लाइफ क्या होगी? द टाइम इन विच नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू to half of its present value is called half life period of that radioactive substance. एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जब रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अल्फा बीटा गैमा रेज इमिट होती हैं, न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होती हैं, तो हमने ओरिजिनल न्यूक्लियाई को याद रख लें, पेरेंट्स न्यूक्लियाई का नाम दिया था, और आफ्टर अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन जो न्यू एलिमेंट बनता है उसको डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियाई का नाम दिया था। तो जब हम कह रहे हैं कि वो इंटरवल जिस इंटरवल में ओरिजिनल न्यूक्लियाई अपनी 50% के रिड्यूस नहीं हो जाते, उस इंटरवल को हाफ लाइफ कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द टाइम इन विच हाफ ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट, हाफ ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स डॉटर न्यूक्लियाई और इनटू इट्स डॉटर एलिमेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट ये हमारे पास एक सैंपल है यूरानियम, थोरियम, पोलोनियम या रेडियम का। इस सैंपल में एट टाइम t इक्वल टू 0, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल के अंदर मौजूद है n0। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इज डिनोटेड बाय कैपिटल N0। अब हर सैंपल की अपनी एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ से ये मुराद होगा कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ विच इज डिनोटेड बाई टी ऑफ, और टी का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे तो 1 टी ऑफ से मुराद ये होगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ, 2 टी ऑफ से मुराद होगा सेकेंड हाफ लाइफ, 3 टी ऑफ थर्ड हाफ लाइफ। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ लेट्स सपोज मैं हाफ लाइफ एग्जांपल के तौर पे चूज कर लेता हूं 2 मिनट्स है। ओरिजिनल सैंपल में एटम की तादाद है n0 और इसको भी हम एग्जांपल में ले लेते हैं 24। एट t इक्वल टू 0 ओरिजिनल न्यूक्लियाई है 24 और 2 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इट वुड मीन दैट आफ्टर फर्स्ट 2 मिनट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए हैं और जो पीछे अनडिकेड हैं वो कितने रह जाएंगे? हाफ ऑफ ओरिजिनल। तो इसे कहेंगे n0 डिवाइडेड बाय 2। तो n0 डिवाइडेड बाय 2, n0 24 था तो 24 बाई 2 हमारे पास कितने रह गए? 12। अब ये मैंने नीचे रेड डॉट्स आपको देख लें, ये ओरिजिनल 24 थे और अब ये जो हैं इस बॉक्स के अंदर 12 n0 बाई 2 12 न्यूक्लियाई हमारे पास अनडिकेड हैं और 12 जो हैं वो डिके हो गए हैं। तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 2t ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड n0 बाई 4, यानी ओरिजिनल का फोर्थ टाइम जो है वो अनडिकेड है। तो n0 24 थे तो 24 बाई 4, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो इस बॉक्स में देखें हमारे पास न्यूक्लियाई कितने हैं? 6 हैं आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ। इसी तरह आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 3t ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 बाई 8। तो n0 ओरिजिनल फिर 24 थे तो इसको 8 पे डिवाइड करें तो 3। तो इट वुड मीन दैट न्यूक्लियाई की तादाद विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन याद रखना है कि कोई भी सैंपल 100% डिके नहीं होता, वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो ये मैंने फर्स्ट हाफ लाइफ 2 मिनट की, तो 2 मिनट बाद हमारे पास न्यूक्लियाई रह गए 12। सेकेंड हाफ लाइफ मीन 4 मिनट बाद हमारे पास न्यूक्लियाई रह गए 6, और आफ्टर 8 मिनट थर्ड हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई हमारे पास रह गए 3। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखें कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर डिकेड एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर अनडिकेड, और डिकेड और अनडिकेड को अगर ऐड करें
तो आपके पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई की तादाद आनी चाहिए n0 जो कि 24 है। तो ऐसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे आपको एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, या व्हाट विल बी द डिके ऑफ, या आप यूं कह सकते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। तो ये जरा कैलकुलेशन देखें, मैंने एग्जांपल ली है सेकंड हाफ लाइफ की, कि आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जैसे मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट हाफ लाइफ n0/2, तो सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे n0/4, तो अनडिकेड न्यूक्लियाई हो गए n0/4। और नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, ओरिजिनल n0 और जो बच गए हैं सेकंड हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड हैं उसको माइनस कर दो। तो ओरिजिनल थे 24, फर्स्ट हाफ लाइफ बाद कितने रह गए 12, सेकंड हाफ लाइफ बाद 12 का भी हाफ करें 6, तो अब डिकेड कितने हुए? ये बहुत कॉमन से सिंपल सी एग्जांपल है। 2 हाफ लाइफ के बाद जो डिकेड एटम है ओरिजिनल है 24, 24 माइनस 6 कितने हो गए 18, 18 डिकेड हो गए, और अनडिकेड कितने हैं 6, तो 18 प्लस 6 दोनों का सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 24। तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मैंने सेकंड हाफ लाइफ का है, तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ओरिजिनल n0 माइनस सेकंड हाफ लाइफ के बाद बच जाने वाले अनडिकेड न्यूक्लियाई जो कि है n0/4, तो n0 माइनस n0/4 एलसीएम 4 लें तो 4n0 माइनस n0, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 3/4 n0। तो आप देखें टोटल न्यूक्लियाई क्या होंगे जो हमारे पास डिकेड न्यूक्लियाई हैं 3/4 n0, ये और जो अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं n0/4 सेकेंड हाफ लाइफ बाद, इन दोनों का सम करें n0/4 प्लस 3/4 n0 एलसीएम 4 आता है, तो n0 प्लस 3n0 4n0/4 4 से कैंसिल n0, तो इस तरह आपके पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई n0 आ जाती हैं। और वही कितने थे n0 = 24। और ये नीचे वही एग्जांपल जो मैंने ओरली बताई है ये सॉल्व की हुई है कि आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई n0/4, n0 24 है 24/4, आपके पास आंसर 6 आ गया। तो डिकेड न्यूक्लियाई ये अभी मैंने की है 3/4 n0, तो 3/4 n0 3/4 n0 24, तो 4 को 24 को 4 पे डिवाइड करें 6 आता है, तो 6 × 3 18, तो अब टोटल 6 + 18 24 जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियाई 20 हमारे पास n0 थे ये आ जाती हैं। अब एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जैसे मैंने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बच जाएंगे वो कितने होंगे n0/2, तो मैं इसको n0 को बाहर ले लूं और जो फ्रैक्शन है 1/2 इससे मैं लिख सकता हूं 1/2 पावर 1 × n0। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाफ ऑफ ओरिजिनल थे n0 जो कि मेरी एग्जांपल के मुताबिक 24 थे, तो हाफ पावर 1 यहां मैं इसकी पावर 1 लिखता हूं, तो n0 24/2 आंसर 12 आ गया। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ हाफ ऑफ पावर 2 क्योंकि 1/4 हमारे पास रह जाते हैं, तो 1/2 की पावर 2 अगर ले जाए तो आंसर क्या आता है 1/4, तो हाफ ऑफ पावर 2 × n0, तो ये 1/2 की पावर 2 1/4, तो n0 24/4 आंसर फिर आता है 6, वही आंसर जो इधर हमने सॉल्व किया है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/2 पावर 3 क्योंकि वो जो 1/8 है तो 2 की पावर 3 ली जाए तो ये 1/8 बन जाता है। इसी तरह फोर्थ हाफ लाइफ 1/2 पावर 4, तो आपके पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई n0 जो है 1/2 पावर 4 1/16 ऑफ ओरिजिनल रह जाती हैं। तो इस तरह अगर nth हाफ लाइफ हो तो हमारे पास एक जनरल टर्म बनती है 1/2 पावर n इंटू ओरिजिनल न्यूक्लियाई कैपिटल n0। यहां पर पावर n जो है ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाता है कि आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, तो जस्ट यू कैन सॉल्व दिस जनरल एक्सप्रेशन, n की वैल्यू 3 डाल दें तो n की पावर 3 डालें तो 1/2 पावर 3, तो 1/2 पावर 3 का आंसर आएगा 1/8। तो हमारे पास जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है जो बच जाने वाले हैं वो क्या हो जाएगा 1/8 ऑफ ओरिजिनल। और यही हमारे पास इधर जो जनरल कैलकुलेशन थी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0/8, तो इस फार्मूले के तहत 1/2 पावर 3 हमारे पास 1/8 ऑफ n0 आ जाता है। अगर पूछा जाए कि फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने हैं तो आपने कहना है 1/2 पावर n स्मॉल n की जगह फिफ्थ आ जाएगा इंटू n0, तो 1/2 पावर 5 इसको सॉल्व करें तो ओरिजिनल की तादाद इस तरह कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस ग्राफ को देखें, हाफ लाइफ के ग्राफ को, अगर हम टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लें और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
या एटम्स भी कह सकते हैं, इनको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले तो टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई n0 थे सबसे टॉप पे, तो ये डॉट आएगा, ये पहला पॉइंट होगा ग्राफ का। और आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हाफ लाइफ बढ़ती जा रही है, 2 मिनट है, 4 मिनट है, 6 मिनट है, 8 मिनट है, अप टू सो ऑन। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ तो देखें न्यूक्लियाई कम होंगे, तो ग्राफ में वाई एक्सिस के अलॉन्ग न्यूक्लियाई की तादाद बढ़ रही है, जब आप डाउनवर्ड आएंगे तो तादाद डिक्रीज हो रही है। तो कितने न्यूक्लियाई रह जाएंगे आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ? हाफ ऑफ n0, तो n0/2 ये ग्राफ का पॉइंट आता है, ये दूसरा पॉइंट जो है। इसी तरह आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ n0/4 तो ये ग्राफ का पॉइंट आ रहा है, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ n0/8 ये ग्राफ का पॉइंट आ रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें ये एक एक्सपोनेंशियल टाइम की कर्व नज़र आती है, एक्सपोनेंशियल तर्ज की कर्व नज़र आ रही है, और ये कर्व जो है टाइम एक्सिस को मीट नहीं करती है बल्कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और ये इंडिकेट कर रही है कि इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिके एनी रेडियो एक्टिव सैंपल कंप्लीटली, यानी इनफिनिट टाइम चाहिए हमें किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को कंप्लीटली डिके होने में। तो इसलिए स्टूडेंट याद रख लें कि रेडियो एक्टिविटी जो है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके या डिसइंटीग्रेट होती हैं, ये फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर होती हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टर्म पे बड़ी स्ट्रेस की थी कि फाइनाइट टाइम के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो डिके होता है, और आफ्टर डिके, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की तादाद कम हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और कूलम रिपल्शन फोर्स ये बैलेंस हो जाती है और न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो ये कर्व भी हमें आंसर दे रही है, रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ को ये कर्व ओबे करती है, इसलिए हाफ लाइफ का रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। तो हम उस रिलेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस रिलेशन से पहले कुछ सब्सटेंस सैंपल की हाफ लाइफ देख लें। जैसे मैंने मोस्ट कॉमन आइसोटोप है कार्बन का C614, जिसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। इस आइसोटोप की मदद से एज ऑफ द यूनिवर्स, एज ऑफ द स्पीशीज, एज ऑफ एनी गिवन सैंपल जो है ना आप फाइंड कर सकती हैं, इसे कार्बन डेटिंग कहती हैं। ये किसी वक्त मैं इसका लेक्चर लोड करूंगा। तो कार्बन के C614 की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, यानी एक कार्बन का एक सैंपल हो, उसके अंदर कार्बन के न्यूक्लियाई हों, लेट्स सपोज 1,00,000 न्यूक्लियाई है, तो कार्बन डिके होगा, डिके होते होते आफ्टर 5730 ईयर्स के बाद उस सैंपल में न्यूक्लियाई की तादाद 1,00,000 से कम होकर 50,000 रह जाएगी, और नेक्स्ट 5730 ईयर्स के बाद वो 50,000 न्यूक्लियाई कम होकर 25,000 रह जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है, बहुत ग्रेटर वैल्यू वाली है। कुछ सैंपल ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ फ्यू डेज होती है, किसी की फ्यू आवर्स है, मिनट है, और किसी की फ्यू सेकंड भी है, माइक्रो सेकंड में भी बनती है। यूरानियम का एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ फ्यू सेकंड है, और एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 10 ईयर्स है, जो कि 10 बिलियन ईयर्स के इक्वल बनती हैं। यानी कि मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसी वक्त हमारे इस मदर प्लेनेट अर्थ को मिले जब अर्थ की फाउंडेशन या अर्थ की बर्थ हुई, यानी बिग बैंग थ्योरी के तहत जब हमारा सोलर सिस्टम बना, अर्थ बनी, तो ये एलिमेंट उस वक्त उसमें शामिल थे, और उनकी डिके डिसइंटीग्रेशन उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी, और अब तक ये डिके हो रही हैं। कुछ ने स्टेबिलिटी गेन कर लिया और कुछ डिके होते जा रहे हैं। तो आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 131, इसकी हाफ लाइफ है 8.04 डेज, यानी ऑलमोस्ट 8 डेज। यानी आयोडीन अगर आपके पास हो और उसके न्यूक्लियाई अगर आप लोग 100 न्यूक्लियाई लेते हैं, तो आफ्टर 8 डेज वो 100 न्यूक्लियाई 100 नहीं होंगे, वो 50 न्यूक्लियाई रह जाएंगे। और आफ्टर 16 डेज यानी 2 हाफ लाइफ के बाद, 8 डेज मीन फर्स्ट हाफ लाइफ, 16 डेज मीन 2 हाफ लाइफ। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आयोडीन 100 से रिड्यूस्ड होकर 50 रह गए, और आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ यानी 16 डेज के बाद 50 रिड्यूस्ड होकर 25 रह जाएंगे, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ वो जो 50 है 25 है वो रिड्यूस्ड होकर 12.5 रह जाएंगे। तो इसी तरह रेडियम बहुत फेमस अल्फा एमिटर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियम की हाफ लाइफ है 1.62 इंटू 10 पावर 3 ईयर्स। तो 10 पावर 3 1.6 के आगे 3 जीरो लगा दें और डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करें, तो रेडियम हैज हाफ लाइफ 1600 ईयर्स, 1600 साल। यानी रेडियम का आइसोटोप जो है 1600 ईयर्स बाद अपनी प्रेजेंट वैल्यू के 50% रिड्यूस्ड हो जाएगा।
तो ये मुख्तलिफ सैंपल की हाफ लाइफ है। अब हम देखते हैं कि हाफ लाइफ का डिके कांस्टेंट लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, तो हम कंसिडर करते हैं रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ, जिसको डिके लॉ भी कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया और इस पर बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी हुई है। रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ ये है कैपिटल N इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। इसमें एन नॉट वही न्यूक्लियाई हैं जो एट टाइम t इक्वल टू 0 हैं, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं हमारे पास। तो इस लॉ में इसको इक्वेशन 1 के आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी आफ्टर t इक्वल टू टी ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हम जानते हैं कि न्यूक्लियाई जो हैं वो कितने रह जाएंगे, n इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल n नॉट बाई 2, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन द सैंपल इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 फर्स्ट हाफ लाइफ। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे जहां n है इनकी जगह हम क्या डालेंगे, n नॉट बाई 2। तो राइट साइड पे n नॉट उसी तरह रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t, और t के नीचे 1/2 लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो दोनों तरफ n नॉट से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग इक्वेशन 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t ऑफ। देखिए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस है और यहाँ 1/2 है। अगर इस दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया जाए, लेफ्ट साइड पे 2 को न्यूमरेटर में ले लें और राइट साइड पे नीचे 1 है, इसको उल्टा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास रेसिप्रोकल लेने से जो इक्वेशन बनती है 2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टर्म चेंज हो जाएगी प्लस लैम्डा टी आ। अब इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करना है तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग है, इसको कैंसिल करने के लिए नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लें। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो जब आप नेचुरल लॉग लेंगे लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 2, राइट साइड पे नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल होंगे, तो हमारे पास टर्म आएगी लैम्डा टी ऑफ। अब हमें हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू निकालें तो लैम्डा नेचुरल लॉग 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो टी ऑफ log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब log 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये होता है 0.693, तो इस तरह टी ऑफ 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। अब मैंने कल इसको नाम दिया था डिके कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये इक्वेशन 3 का रिजल्ट ये बता रहा है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट के मतलब मैंने इसकी फिजिकल स्टेटमेंट बताई थी जो अक्सर बुकों में नहीं है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिके पर सेकेंड, कि एक सेकंड में किसी सैंपल या किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की डिके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे डिके कांस्टेंट कहते हैं। इक्वेशन ये कह रही है कि अगर डिके प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है, लार्ज है, तो हाफ लाइफ कम होगी, यानी जिस सैंपल की हाफ लाइफ कम है तो उसकी डिके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वो क्विकली डिके करेगा। डिके प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होने से मुराद ये है कि वो सैंपल क्विकली डिके करेगा क्योंकि उसकी हाफ लाइफ क्या है, कम है। और अगर डिके प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कोई रेडियोएक्टिव सैंपल जो है कम डिके हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और उसके डिके होने के चांसेस कम है, लैम्डा अगर स्मॉल है तो इट मीन उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि लैम्डा कम है, यानी डिके प्रोबेबिलिटी कम है, डिके ही नहीं हो रहा, इट मीन उसका एजिंग प्रोसेस, उसकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये इनवर्स रिलेशन रखता है। तो यहां से हमें ये पता चला कि हाफ लाइफ जो है ये किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। तो ये मैंने लिखा भी है कि हाफ लाइफ इज ए मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल, हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट, कि उसकी हाफ लाइफ को मेजर कर रही है। तो इस तरह हाफ लाइफ से हम रेडियोएक्टिव सैंपल की एजिंग प्रोसेस को कैलकुलेट करते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आगे हाई लेवल में जाके यूटिलाइज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, कार्बन डेटिंग की मदद से एज ऑफ द यूनिवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। सी यू अगेन।